आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इनऑर्गेनिक में टोटल 4 चैप्टर है और उस चारों चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर यही है। उस चारों चैप्टर को छोड़ दीजिए, हमको लगता है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पूरे केमिस्ट्री में जो 16 चैप्टर आपको है उसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर ये है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली लोगों को लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला चीज़ है। इस चैप्टर को पढ़ के आपका जो ये परसेप्शन यदि दिमाग में है तो आपका बदल जाएगा। इनऑर्गेनिक भी रटने वाला नहीं, पूरा तरह से समझने वाला चीज़ होता है। यूट्यूब पर थोड़ा सा पढ़ाए थे पहले भी, 2-4 क्लास लिए थे इसका, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, चूँकि वो कैमरा को पढ़ा रहे थे, आप लोग को थोड़ी ना पढ़ा रहे थे। यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कैमरा फ्री में पढ़ ले रहा है, ये अलग बात है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होगा। और वहाँ तो केवल 2-4 क्लास ही हुआ था, 15-20 क्लास इसको भी ख़त्म करने में लगता है, बड़ा चैप्टर है यह भी। तो नाम लिखेंगे चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इसी को हम लोग और करके एक और नाम लिखते हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहें या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहें, ये दोनों एक ही बात है। नया चैप्टर है इसीलिए लेक्चर नंबर चेंज हो गया है, लेक्चर नंबर फिर से स्टार्ट हुआ है 1 से, तो आप भी ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। शुरू करें बताना? चलो ध्यान दो इधर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आपको एक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है एडिशन कंपाउंड। आप स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। एडिशन कंपाउंड डिफाइन कीजिए। कंपाउंड which is formed by addition of two or more compounds is called एडिशन कंपाउंड। एक्चुअली एडिशन कंपाउंड हम लोग उस कंपाउंड को कहते हैं जिसका फॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के एडिशन से होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, इसको हम लोग कार्नालाइट बोलते हैं। और ये कार्नालाइट मैग्नीशियम का मिनरल होता है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ेंगे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, जो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। फिलहाल इस कंपाउंड को देखिए। इस पूरे कंपाउंड, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्नालाइट। अब आप देखिए, इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको ऐसा नहीं लगता है कि KCl भी है, पोटासियम क्लोराइड, MgCl2 भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ साथ वाटर भी है। तो जब तक ये सब चीज़ आपस में जुड़ा नहीं होगा तब तक एडिशन कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल का तो निर्माण संभव नहीं है। यानी यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के एडिशन से हुआ है। इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड। कोई दिक्कत है इसमें? इसी का दूसरा एग्जाम्पल और हम लिखाएंगे। हालांकि आप अभी एक एग्जाम्पल लिख लो, हम फिर इसका टाइप बदलेंगे तो और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लिखेंगे। अब
एग्जाम्पल उतार दीजिए। लिख लिए। इसी में एक और एग्जाम्पल लिख लो, CrCl3 इंटू 6NH3। या फिर इसी कंपाउंड को और करके ऐसे भी लिखा जाता है, CrNH3 का होल 6Cl3। ये कंपाउंड या ये कंपाउंड दोनों एक ही बात है, लेकिन ये तब आप समझेंगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे या आगे कुछ बढ़ेंगे, तब ऐसे समझ में नहीं आएगा। ज़रा बताइए इसमें कुल कितना कंपाउंड, कितना तरह का कंपाउंड आपस में ऐड हुआ है? 2 तरह का, NH3 और CrCl3। तो यह भी एक एडिशन कंपाउंड। तो ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, इसमें CrCl3 है और 6NH3 है। हालांकि 2 तरह का कंपाउंड है, संख्या टोटल मिला के कितना है? 6 मॉलिक्यूल ये और 1 मॉलिक्यूल ये, टोटल 7 मॉलिक्यूल हो गया ना। तो इसी को हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अब ये एडिशन कंपाउंड 2 तरह का होता है। लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। जो यूट्यूब पर पढ़ के यदि कुछ लिखे हैं तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वही होंगी, बस हो सकता है तरीका बदला हुआ हो, एग्जाम्पल वगैरह हो सकता है वहाँ छूट गया हो या यहाँ बता रहे हो। तो पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी और कंपाउंड के बदले हम पढ़ाने लगे। पढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही ना, तो बातें ऑलमोस्ट वही रहेगी। 2-3 क्लास थोड़ा सा आपको रिपीट जैसा लगेगा, फिर आपको बातें नहीं हो जाएंगे। क्या लिखे? सॉरी, हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। लिखेंगे नंबर 1, डबल साल्ट, और दूसरा कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ से हम लोग पहले पढ़ेंगे किसको? डबल साल्ट को। लिखाना शुरू करें यार, देखें। लिखिए, सच एडिशन कंपाउंड, such addition compound which dissociate completely, such addition compound which dissociate completely into its constituent ion in aqueous solution is called डबल साल्ट। ये एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय, मतलब जल में यदि मिलाएंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल साल्ट। अब आप इसको पहले समझ लीजिए। देखो, ये जो एडिशन कंपाउंड बनता है यह 2 तरह का होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको वाटर में तुम डालोगे तो अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयन में पूर्ण रूप से टूट जाता है वो। अब ये क्या मतलब? जैसे एक एग्जाम्पल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। इस कार्नालाइट मॉलिक्यूल को जब आप वाटर में डालेंगे, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे, पानी में, 1 गिलास पानी में यदि आप इसको डाल दोगे
तो ये पूर्ण रूप से टूटने लगता है। KCl टूट जाता है K प्लस में और Cl माइनस में। MgCl टूट जाता है Mg प्लस प्लस में, जो जिसका वैलेंसी है उस तरह से वो टूट जाएगा, साथ साथ 2Cl माइनस में। और ये जो वाटर है वाटर में जाके मिल जाता है। तो आप देखिए कि KCl और MgCl जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट आयन था, कंस्टिट्यूएंट आयन का मतलब होता है उस मॉलिक्यूल का निर्माण जिस आयन से हुआ है, तो सारा का सारा आयन पानी में जाने के बाद टूट गया। लेकिन जब तुम दूसरा पार्ट में जाओगे यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड में जाओगे, तो उसको यदि तुम पानी में डालोगे ना, तो उसका सारा का सारा आयन पानी में जाने के बावजूद भी नहीं टूटता है। कुछ तो टूट के पूर्णतः अलग हो जाता है, लेकिन कुछ बिल्कुल टूटता ही नहीं है। कौन टूटता है, कौन नहीं टूटता है और क्यों ऐसा होता है, इन सभी बातों को हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप एग्जाम्पल उतार लीजिए। एक्चुअल में ये KCl MgCl2 × 6H2O कार्नालाइट इसी का एग्जाम्पल है। किसका? डबल साल्ट। और सुनो, इसका नाम डबल साल्ट क्यों है? पोटासियम क्लोराइड एक साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है, और ये दोनों का दोनों साल्ट ही है ना, दो साल्ट से मिलकर ना बना है ये, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। साथ साथ इसके वाटर रहता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। उतारेंगे एग्जाम्पल। इसी का नाम है कार्नालाइट। इसी में एक दूसरा जो आप बहुत पहले से जानते भी होंगे, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, इसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम। ये इसका केमिकल नाम है। घर में इसी को फिटकिरी कहा जाता है, यही फिटकिरी का फॉर्मूला है। अब देखिए तो क्या ये एडिशन कंपाउंड आपको नहीं लग रहा है? पोटासियम सल्फेट, अल्मुनियम सल्फेट और साथ में क्या है? वाटर। यानी ये 3 तरह के कंपाउंड से मिलकर बना है, जिसमें 2 गो साल्ट है, इसीलिए यह भी किसके अंतर्गत आएगा? डबल साल्ट के अंतर्गत। अच्छा ज़रा ये बता दो आप कि पानी में जब तुम इसको डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये टूटेगा कैसे? ये चीज़ यदि पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा? जितना आयन है सब आयन को छत बिछत कर दीजिए, आप तोड़ दीजिए पूर्ण तरह से। कैसे टूटेगा ये? 2K प्लस में 2 पोटासियम आयन, 1 SO4 माइनस माइनस, यहाँ से सल्फेट आयन, ये टूटेगा 2 अल्मुनियम आयन। अल्मुनियम पर कितना चार्ज होता है, कितना वैलेंसी होता है? 3। और टूटेगा 3 SO4 सल्फेट आयन में, यानी 3 SO4 2 माइनस में, यानी 3 SO4 2 माइनस में। और वाटर तो वाटर में जाके मिल जाएगा। तो देखिए जितना भी आयन था सॉल्ट का, वो सारा का सारा अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में पूर्ण रूप से टूट गया। एक भी आयन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह एक ऐसा कंपाउंड है जो पूर्ण रूप से टूट जाएगा, और पानी में जैसे ही डालोगे तो पानी में यह टूटने के बाद धीरे धीरे घुल जाता है। इस तरह का कंपाउंड कभी भी वाटर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही आप पानी में डालोगे वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएगा। और यदि कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट गया तो वह कभी भी नीचे जाके बैठ नहीं सकता है। आयन का निर्माण जैसे ही होगा, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, उसको ऊपर पर ही पकड़ लेगा, सॉल्वेट कर देगा, उसको घुला देगा आपस में अपने में, और इस प्रकार वह नीचे में बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसा कंपाउंड कभी भी, ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन कभी भी मतलब ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से आपको लगेगा कि घुला हुआ है, वो कहीं भी आपको नीचे बैठा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब इस तरह का कंपाउंड एक सॉल्यूशन में कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा हेडिंग डालिए, कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड और करके लिख लेना। एक्चुअल में कम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखिए कम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिख लिए। देखो एक्चुअल में हमारा चैप्टर यही है, यही ना नाम भी पड़ा है। हम तो बस इसको समझने के लिए ये एडिशन कंपाउंड और डबल साल्ट पढ़ने लगे। डबल साल्ट जितना पढ़ लिए हो गया, इससे ज़्यादा इसमें आने वाला नहीं है। सारा का सारा बात आता है हम लोग को इसी के रिगार्डिंग पढ़ने के लिए, कम्प्लेक्स कंपाउंड के रिगार्डिंग। अब ये कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा एडिशन कंपाउंड होता है जिसका सभी आयन या जिसका सभी कंस्टिट्यूएंट आयन एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम इस सबको देखेंगे बाद में एग्जाम्पल पर। फिलहाल आप एरो दीजिए और लिखिए। सच एडिशन कंपाउंड, सच एडिशन कंपाउंड such addition compound which do not dissociate, which do not dissociate completely, which do not dissociate completely into its constituent ion, into its constituent ion, into its constituent ion is called, अरे एक मिनट, इन एक्वस सॉल्यूशन, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन एक्वस सॉल्यूशन, आयन इन एक्वस सॉल्यूशन is called complex or coordination compound, is called complex or coordination compound। हो गया, लिख लिए पूरा यहाँ तक। एग्जाम्पल देखो, देखिए ध्यान से। K4FeCN का होल 6। अभी तक जितना केमिस्ट्री आप पढ़े हैं इसमें कई बार आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड पढ़ने के लिए मिला। सॉल्यूशन में भी इस तरह का कंपाउंड आया था पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय तक हम लोग डिटेल में कुछ जानते नहीं थे कि यह स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड क्या होता है, कहाँ से आता है, इसके अंदर का केमिकल बॉन्डिंग का क्या कंसेप्ट है। उन सभी चीज़ों को हम एक्चुअल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी स्क्वायर ब्रैकेट वाले हर कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये चैप्टर कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग ही है, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। देखो तुमको तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं सबसे पहले कि यह जो कंपाउंड है ना, यह 3 प्रकार के आयन से बना हुआ है। 3 प्रकार के आयन से बना हुआ है। और मैं आपको यदि इसके अंदर का सारा बात बताऊं तो ये आयन है पोटासियम आयन, 4 पोटासियम आयन से बना है। साथ साथ एक Fe++ आयन है इसके अंदर, और साथ साथ 6Cn- है। यानी यदि ये पूर्ण रूप से टूट जाता, सारा का सारा आयन अलग हो जाता, छत विछत हो जाता, तो ये ऐसा ही दिखता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने कहा कि ये पूर्ण रूप से अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटता नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो, जो बाद में होगा, अभी नहीं होगा, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। ये टूटता कैसे है ये बताते। टूटता है, ऐसा नहीं कि ये टूटता नहीं है, लेकिन सारा का सारा कंस्टिट्यूएंट आयन में ये नहीं टूटता है। जैसे ही तुम इस चीज़ को पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये टूटता है 4K+, और साथ साथ टूटता है FeCN का होल 6 4-। आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं
इसका यदि तुम 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 टूटेगा, 200 डालोगे 200 टूटेगा, 1000 डालोगे तो 1000 टूटेगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समझें तो यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका 100% डिसोसिएशन होता है। लेकिन 100% डिसोसिएशन में उसके अंदर का सब आयन का डिसोसिएशन नहीं होता है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यदि आप इसका 1000 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1000 टूटेगा, लेकिन जब भी टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा। इसका 1000 मॉलिक्यूल लोगे तो 4000 पोटासियम आयन मिलेगा और 1000 ये आयन मिलेगा। तो इसमें क्या था जो नहीं टूटा? बताइए क्या नहीं टूटा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कोई भी चीज़ टूटा नहीं है। एक्चुअल में इसके अंदर में अभी भी Fe2+ है और 6Cn- है, लेकिन यह आयन के रूप में अलग नहीं हुआ। हमने यही ना कहा कि टूटेगा which do not dissociate completely into its constituent ion, अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ये पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, जब ये आयन के रूप में फॉर्मेशन इसका हुआ है तो क्यों नहीं टूटता है और वहाँ पर क्यों टूट गया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, K2SO4, Al2SO4 ये सब एक आयनिक कंपाउंड है और ऑलमोस्ट आयनिक कंपाउंड जितना भी मोस्टली जितना भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑलमोस्ट पानी में घुल जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पानी में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। और ये सारा का सारा आयनिक है इसलिए टूट गया। लेकिन यहाँ जानते हो Fe++ और Cn- के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अजीब लगता है सुन के कि सर जब चार्ज है फिर आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, क्या हो रहा है ये? तो क्या हो रहा है ये, यदि ये इतना आसानी से ही समझ में आ जाता तो आपको नहीं लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग में ही एक छोटा सा टॉपिक होता जिसमें इसके बारे में पढ़ा दिया जाता? यदि इसके बॉन्डिंग का कंसेप्ट बहुत छोटा होता तो ये केमिकल बॉन्डिंग में ही ना ख़त्म हो जाता। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ये ख़त्म नहीं हुआ, एक स्पेशल चैप्टर के रूप में हमको पढ़ना पड़ता है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात होगा। तो इसी खास बात को हम समझेंगे। फिलहाल हम आपको कह रहे हैं कि Fe और Cn, Fe और 6 गो जो Cn है इसके बीच कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, इसके बीच होता है एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस बॉन्ड को आप एरो से दिखाते थे, याद है? डोनर एक्सेप्टर, इस तरह का बॉन्ड होता है और इसी वजह से ये पानी में टूटता उठता नहीं है। तो आगे बॉन्डिंग का कंसेप्ट जब पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आया कि टूटेगा जरूरी है, लेकिन स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कोई भी पार्ट हिलने वाला भी वहाँ से नहीं है। जब भी टूटेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पार्ट टूटेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट किसी भी कंडीशन में एक्वस सॉल्यूशन में टूटने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है वह स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है, जिसके वजह से वह वहाँ पर टूटता नहीं है। और इससे ज़्यादा डिटेल कंसेप्ट जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे, बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स में जाएंगे, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे इसको। तो K4FeCN का होल 6 आप इसको उतार लीजिए, मतलब इसका एग्जाम्पल के रूप में। अच्छा ये बताओ तो ये पानी में घुलेगा कि नहीं? ये चीज़ पानी में घुलेगा कि नहीं? निश्चित रूप से घुलेगा और 100% घुलेगा, क्योंकि सब का सब आयन भले नहीं अलग हुआ हो, लेकिन ये आयन का निर्माण कर रहा है, ये आयन का निर्माण कर रहा है, इसको अलग घुला देगा वाटर, इसको अलग घुला देगा वाटर, आयन बन गया ना, तो घुला देगा, ये घुलेगा। लेकिन घुलने के साथ बाद भी जो अंदर का जो आयन है वह भी कुछ आयन को लपेटे हुए, वह नहीं टूटा है, हम ये कह रहे हैं। अब जनरली लोग सोच लेते हैं कि इसका मतलब है कि ये पूरा तरह से नहीं टूटता है, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। हमने ये कहा कि पूरे मॉलिक्यूल। अच्छा ये बताइए, CH3COH के टूटने में और इसके डिसोसिएशन में क्या अंतर है? इसका डिसोसिएशन होगा तो 100 लोगे मॉलिक्यूल तो CH3CO- और H+ हो सकता है 100 गो में 2 गो इस तरह से बदले। लेकिन यदि ये 100 गो लोगे ना तो 100 गो टूटेगा ऐसे। लेकिन दोनों में तब अंतर क्या है? फिर डिफिनेशन में अंतर क्या है? डिफिनेशन में अंतर है कि 100% ये कंस्टिट्यूएंट आयन में नहीं विघटित होता है। मतलब यहाँ का जो अंदर का सब आयन है उसमें कुछ आपस में जुड़ा हुआ ही रह जाता है। तो यही बात हम वहाँ पर कहना चाह रहे हैं।
तो पानी में ये भी घुलेगा। पानी में जो भी आयन बना आया टूट के वो तो घुलेगा ही घुलेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, इसमें और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे K3FeCN का होल 6। कोई बताएगा ये कैसे घुलेगा, ये कैसे टूटेगा? ब्रैकेट के अंदर कभी नहीं तोड़ना है, ब्रैकेट के बाहर तोड़िए, कैसे टूटेगा? 3K प्लस FeCN का होल 6 कितना माइनस, 1K पर 1 प्लस 3K पर 3 प्लस, तो उधर 3 माइनस देंगे तब ना एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। तो हम इसको तोड़ो मत, अभी ये सब आगे सिखाया जाएगा, हम तो सिर्फ ऐसे समझा रहे हैं। तो इसमें भी ना Fe और CN आपस में बंधा हुआ ही रह गया, नहीं टूटा। अब बताइए इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है आपका? बताओ ये टूटेगा या नहीं? ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये टूटेगा या नहीं? ये बिल्कुल टूटेगा। 3Cl माइनस, एक Cl पर एक माइनस तो 3Cl पर, अरे ब्रैकेट के बाहर यदि कुछ है, चाहे वह पहले हो या बाद में, टूटेगा ही टूटेगा। ब्रैकेट के पहले है तो उस पर प्लस आएगा और ब्रैकेट के बाद है तो उस पर माइनस आएगा। बताइए ये कैसे टूटेगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट है लिख दो, CrNH3 का होल 6। अब इस ब्रैकेट पर हमको नहीं पता है कि कितना चार्ज आएगा। ये तो तय है कि पहले जो रहता है वह बेसिक रेडिकल रहता है और बाद में बेसिक रेडिकल रहता है। मतलब पहले रहता है पॉजिटिव पार्ट, बाद में रहता है एसिडिक पार्ट। अभी शायद लगता है उल्टा बोल गया हूँ। पहले रहता है बेसिक रेडिकल, बाद में रहता है एसिडिक रेडिकल। यानी पहले रहता है पॉजिटिव पार्ट और बाद में रहता है निगेटिव पार्ट। हमको नहीं पता कि इस पर कितना प्लस आएगा, लेकिन तुमको क्लोरीन का तो बैलेंस ही पता है। क्लोरीन पर तो एक ही माइनस ना आता है, तो एक Cl पर एक माइनस आएगा तो 3Cl पर 3 माइनस, तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा 3। तो ये सब तोड़ना हम बाद में सिखाएंगे, अभी तो हम बस ऐसे ही कुछ कुछ बता रहे हैं। क्या इसको समझने में कोई परेशानी है? तो ये तोड़ने वाला बात अभी हम मिटा रहे हैं, चूँकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा एग्जाम्पल अभी था। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस 4 कंपाउंड में इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? FeCO का होल 5 ये टूटेगा या नहीं? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें टूटने वाला पार्ट है ही नहीं। और हम थोड़ी देर पहले बोले हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो भी रहता है वह पानी में किसी भी कंडीशन में टूटने वाला नहीं है, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें 3 टूटा और 2 नहीं टूटा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 3 टूटा उसको यदि तुम पानी में डालोगे तो वह पूर्ण रूप से घुल जाएगा, वो नीचे बैठने वाला नहीं है, वो टूट जाएगा पूरा का पूरा। फिर देखिए, फिर कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। पूरा का पूरा टूटने से मतलब है कि जितना ही वो टूटता है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। जैसे ये टूट जाएगा 4K प्लस में और FeCN होल 6 4 माइनस में। यहाँ भले आयरन और CN माइनस अलग हो ना हो, लेकिन इसका 100 लेंगे 100 टूटेगा, 100 लेंगे 100 टूटेगा। ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। तो ये टूट के आयन देगा, ये टूट के आयन देगा, ये टूट के आयन देगा, तो ये तीनों का तीनों पानी में घुल जाएगा। पानी में डालोगे, कुछ देर के बाद देखोगे नीचे में कुछ बैठा हुआ तुमको नज़र नहीं आएगा। लेकिन तुमको पता है कि इस दोनों कंपाउंड के बारे में, इसमें क्या होगा, इसको जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा। पानी में डालने के बाद आयन का निर्माण हुआ ही नहीं, चार्ज आया ही नहीं। और चार्ज जब आएगा नहीं तो वह किसी भी स्थिति में घुलेगा नहीं। वह डालोगे वो फटाक से नीचे जाके बैठ जाएगा और बिल्कुल सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा होता है जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है। मतलब कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वह एक्वस सॉल्यूशन में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जबकि कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा कम्प्लीटली। अब ज़रा बताइए कि इसका तुलना यदि हम डबल साल्ट से करें तो
डबल सॉल्ट का कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होगा जो सॉलिड का निर्माण करेगा, नीचे में बैठ जाएगा, और यह इसका कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जो नीचे में जाके बैठ सकता है। तो हम लोग यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वह कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें ये कम्प्लेक्स कंपाउंड में भी कभी कभी ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सारा एग्जाम्पल लिख लीजिए और इस बात को आप नोट करके लिखिए। लिखिए डबल सॉल्ट, नीचे नोट करके लिखना है आपको। पहले आप ये पूरा उतार लिए हैं एग्जाम्पल, लिखेंगे डबल सॉल्ट नेवर एग्जिस्ट एज डबल सॉल्ट नेवर एग्जिस्ट एज solid state in aqueous solution while complex compound may exist as solid state in aqueous solution हो गया, लिख लिए। तो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ नेमिंग टर्म्स पर हम लोग काम करेंगे, इस कंपाउंड को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। हेडिंग डालिए सम नेमिंग टर्म्स ऑफ complex compound, some naming terms of complex compound। बाबू नेमिंग टर्म टोटल 4 तरह का होता है इसमें, और इस चारों तरह के चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। अभी तो लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ देखिए यहाँ पर। लिख लिया आप यहाँ तक? हेडिंग हो चुका है? अब लिखना मत, अब समझो। चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था अभी तक। एक्चुअल में वीडियो जब अपलोड होता है तो इस कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोडिंग नहीं होगा तो सारा का सारा वीडियो, अब एक दिन में 6-6, 7-7 लेक्चर अपलोड होता है, सब का सब मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किस में कौन टॉपिक चला था। तो इसलिए वो कोडिंग ज़रूरी है, और ये ज़रूर आपकी जिम्मेदारी है, ये याद दिला दिया कीजिए, हम यदि भूल जाएं वो लिखने के लिए तो। चलो देखो यहाँ K4 FeCN का होल 6, ये कंपाउंड एक है और एक कंपाउंड है ये CrNH3 का होल 6 Cl3, और एक कंपाउंड ये है FeCO का होल 4। जनरली तुमको कम्प्लेक्स कंपाउंड 3 तरह का मिलेगा। एक ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में होगा और कुछ पार्ट उससे
पहले होगा। एक ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले होगा और कुछ पार्ट बाद में होगा, और एक ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही पार्ट होगा और इसके बाहर कोई भी पार्ट नहीं होगा। किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में, तीनों में से कोई भी उठा लो आप, किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कम्प्लेक्स स्फीयर इसको कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पर कुल कितना पार्ट है? 2 पार्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अब जो दूसरा पार्ट बच गया, जो रेस्ट पार्ट होता है, वह चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। यानी किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में मैक्सिमम 2 पार्ट ही हो सकता है, एक आयोनाइजेशन स्फीयर और दूसरा कम्प्लेक्स स्फीयर। और ये कम्प्लेक्स स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर लेफ्ट राइट हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बाद में रहेगा उस पर निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर ये बाद में है तो इस पर जरूर निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर पहले है तो जरूर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताइए इस बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है या बाद में? तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। अब ये जो एक एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? ये कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तीनों तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बोलिए कोई परेशानी है इसमें? ध्यान दो अब इधर। कोऑर्डिनेशन तेरे आयोनाइजेशन स्फीयर कुछ चीज ही नहीं है, वो समझना एकदम आसान है। एक्चुअल में किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में समझना क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कम्प्लेक्स स्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में यह पार्ट जो होता है ना, बड़ा जटिल पार्ट होता है इस कंपाउंड का, बड़ा कम्प्लेक्स पार्ट होता है। कम्प्लेक्स को हिंदी में हम जटिल कहते भी हैं। इसी को समझना है। एक चीज आप गौर कीजिए, इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद सब में एक मेटल का एटम आपको दिखेगा ही दिखेगा। एक, और केवल एक के दिखेगा, ज़्यादा कभी तुम देखना एक से ज़्यादा तुमको कभी भी नहीं दिखेगा। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल का आइटम सबसे पहले होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? आयरन। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी आयरन है। यहाँ आयरन नहीं, यहाँ पर निकेल होता है। और यदि यहाँ पर हम आयरन दें तो यहाँ पर हमको 5 करना पड़ेगा। तो ये तो बाद की बात है, ये सब बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। ये बात शायद अभी आप नहीं समझेंगे, यहाँ पर गलती हुई थी। यहाँ पर कौन है? क्रोमियम। और यहाँ पर क्या है? निकेल। और एक एक मेटल एटम ही है ना, ये जनरली डी ब्लॉक का मेटल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट ही इसका निर्माण करता है। और ये सब बात भी बाद में क्वेश्चन बन के आएगा। अभी तो हम आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो हर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला एटम होता है मेटल एटम, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम, या कहा जाता है इसको सेंट्रल मेटल एटम। और जो रेस्ट चीज़ बच जाता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, या अलग अलग तरह का हो, वो सारा का सारा कहलाता है लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो बताइए इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? आयरन। तो ये हो गया सेंट्रल एटम। और ये सब क्या कहलाएगा? ये सब जो CN6 गो है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिगेंड। तो बताओ यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? क्रोमियम। और लिगेंड क्या है? NH3। कितना? 6। यहाँ पर सेंट्रल एटम निकेल, और लिगेंड क्या है? CO। कोबाल्ट नहीं है ये, CO, कैपिटल C कैपिटल O। दोनों में अंतर है ना रे?
ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। एज ए लिगेंड इसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। खैर ये सब बाद में बात होगा। तो आपको कुल कितना नया नया टर्म, कितना नया नया नाम सुनने के लिए मिला कुल मिला के? 4। पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा आयोनाइजेशन स्फीयर, तीसरा सेंट्रल एटम और चौथा लिगेंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, फिर आयोनाइजेशन स्फीयर को, फिर सेंट्रल एटम को और फिर लिगेंड को। यही 4 चीज़ होता ही है किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में, और फिर इसके डिटेल को चेक करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है सबको लिख लीजिए और हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कम्प्लेक्स स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या चीज रहता है बताइए तो एक साथ? सेंट्रल एटम और लिगेंड। तो हम लोग कह सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर केप्ट टुगेदर इन स्क्वायर ब्रैकेट। दिस पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर एकदम आसान है डिफाइन करना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर वाला पार्ट है वही क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर। हम लोग कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। फिर आएगा सेंट्रल मेटल, फिर आएगा लिगेंड। ये सब बात आगे हम करेंगे, कल ही सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। इस सब का क्लासिफिकेशन, लिगेंड का क्लासिफिकेशन आगे होगा 2 तरीके से, फिर इसका यूपीसी नोमेनक्लेचर आएगा और फिर केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं जो लेक्चर पहले आप देखे हैं उससे आपको ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि उस वक्त आप सामने में नहीं थे, अभी आप पूर्ण रूप से सामने में हैं। तो हमारा भी पोटेंशियल थोड़ा पूर्ण रूप वाला है, उस समय पार्शियल था कंसंट्रेशन पढ़ाने पर। एक्चुअल में बड़ा ध्यान भटकता रहता है, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने पर बड़ा परेशानी होती है। सामने में यदि कोई ना हो तो समझाना बहुत मुश्किल होता है, हमको तो बहुत मुश्किल होता है। जब तुम सामने में रहता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता है सामने से, तो तब हमको गुस्सा आ जाता है। कोई नहीं बैठा रहेगा तो फिर हाँ सर, जी सर, नहीं सर कौन बोलेगा? और जब बोलेगा ही नहीं तो हम ये समझेंगे कैसे कि तू समझ गया। अब मान लो लाइव क्लासेस चल रहा है तो कम से कम जी सर, हाँ सर बोल रहा है तो लगता है कि चलो ठीक है, समझ में रहा है, समझ आ रहा है। या कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो लगता है कि हाँ काम हो रहा है। ऐसे में काम होता ही नहीं है, तो मेंटलिटी पूरा का पूरा चेंज कर जाता है। इसीलिए आपका सामने से रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए कल Peace.